नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश्वर अग्रवाल और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में मैंने आपके लिए दो एडिटोरियल रख रखे हैं, एक हिंदू से, एक इंडियन एक्सप्रेस में। और हिंदू का जो आर्टिकल है वो इको टैक्स के बारे में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि एक नए टैक्सेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, इन्वायरमेंटल टैक्सेशन जिसको कहते हैं। तो इसमें हम काफ़ी डिटेल्स देखेंगे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है और क्या इसके न्यूएंसेस हैं, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। दूसरा एडिटोरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अफगानिस्तान पे। अभी अफगानिस्तान में कई सालों से यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल की बात चल रही है। तो क्या यूएस के ट्रूप्स का विड्रॉल पूरी तरीके से होगा या पार्शियली होगा, और ऐसी क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से यूएस यहाँ से विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, और फ्यूचर में इसका स्ट्रैटेजिक रीजन में इंडिया पे क्या इफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा है। आप प्लीज़ इन दोनों आर्टिकल्स को मिस मत करिएगा। उसके बाद सॉरी जो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो ये है, चार इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस कर रखी है। एक तो पहली बात, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में फैसला हो गया है। ठीक है, डिसीजन हैज़ बीन डन। वो क्या है डिसीजन, ठीक है, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है अंडरस्टैंडिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम। इसमें मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताऊंगा, जो कि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें हायर एजुकेशन के बारे में भी है, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम स्कूल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है, आप सभी को पता है कि साइक्लोन यास जो कि उड़ीसा कोस्ट पे हिट करने वाला है। इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे कि वो साइक्लोन क्या है, क्योंकि हम काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं, मैम ने भी आपको बताया हुआ है कि साइक्लोन कैसे बनता है, क्या है। हम इसमें देखेंगे कि हमको साइक्लोन को मैनेज कैसे करना चाहिए। तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है, ऐसा कोई आपके सामने अभी तक टॉपिक कवर नहीं किया गया है। थर्ड है हमारा, एम्स टोल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल बोर्ड टू लुक इनटू प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। तो ये क्या है इशू, इंडिया में कौन सा लॉ है जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बनाया गया है, इसमें क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद है एक टॉपिक था, वेबिनार ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसका क्या रोल है, इसमें अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी कभी आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपसे हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप लोगों ने देना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा कि क्या ये रेंटल बेसिस पे हम लेते हैं। दूसरा है कि इट डज नॉट प्रोवाइड पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या दोनों ही ट्रू है। तो ये आंसर आप खुद भी दे पाएंगे जब आप इस लेक्चर को सुन लेंगे। सबसे पहले मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग को ही डिस्कस किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इस आंसर को दे सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे ये इंटरनेट है, अब इंटरनेट है, उसके पीसी अटैच्ड है, नोटबुक अटैच्ड है, रिमोट डेस्कटॉप अटैच्ड है, रिमोट सर्वर्स अटैच्ड है, डेटाबेस अटैच्ड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ गूगल ड्राइव का। ठीक है, आप सभी लोगों ने गूगल ड्राइव यूज की होगी। तो गूगल ड्राइव क्या है, एक तरह से आप उसके स्टोरेज को यूज कर रहे हो। गूगल ड्राइव कहीं और है, किसी और लोकेशन पे, मान लीजिए यूएस में है ये सर्वर इसके, और वहां पर आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्लाउड सर्विस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपको क्लाउड सर्विस आप यूज कर रहे हैं अनोइंगली। और ये किस तरह की क्लाउड सर्विस है, स्टोरेज एज अ सर्विस। स्टोरेज एज अ सर्विस मतलब क्या हुआ, आप इनके स्टोरेज को यूज कर रहे हो। ये स्टोरेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में आपके सिस्टम में स्टोरेज क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन आप उस स्टोरेज को यूज कर पा रहे हैं एज अ सर्विस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें और भी चीजें हैं, देखिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों चीजें आप इसमें कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया वो स्टोरेज एज अ सर्विस था, मतलब वो आप हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको रेंट देना पड़ता है एज अ रेंटल बेसिस। अब गूगल ड्राइव फ्री है, लेकिन कई सारे जैसे अमेजोन का है, वो जैसे हम बगल में देख सकते हैं, अमेजोन हो गया या गूगल ऐप इंजन हो गया, ये पेड होते हैं, तो इनको बोलते हैं रेंटल बेसिस। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये वाला हमने कंपोनेंट तो देख ही लिया, स्टोरेज एज अ सर्विस, मतलब आप स्टोरेज किसी और जगह यूज कर रहे हैं और वो आपको वो फैसिलिटी दे रहा है, उसको बोलते हैं स्टोरेज एज अ सर्विस। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या हुआ, आप पूरी पूरी मशीन यूज कर सकते हैं, आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आप कौन सी मशीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है, ठीक है, और कहीं आपने क्लाउड पे कोई बहुत अपग्रेडेड सिस्टम ले लिया, तो क्या होगा कि आप उस सिस्टम को ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे आप अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरीके का। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब ये हुआ कि आप ओवरऑल इस सिस्टम को कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे आप उसके कंट्रोल पैनल में जाकर के चेंज नहीं कर पाएंगे, आप उसके कोई विंडोज को आप चेंज नहीं कर सकते वहां पर, ठीक है, तो ये सारे काम आप नहीं कर सकते जो कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अगर उसके अंदर विंडोज पड़ा है तो आप विंडोज को उसके यूज कर सकते हैं, अगर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं जो उस सिस्टम का यूजर यूज कर सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो एक्सेस होता है, जैसे सॉफ्टवेयर को डिलीट करना या विंडोज को रिप्लेस करके लिनक्स डालना है, ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। लास्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिंपलेस्ट होता है, जैसे वर्ड है, ठीक है, अब वर्ड आपने सुना होगा गूगल 360, ठीक है, तो ये क्या है कि सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उनके सिस्टम में, क्लाउड पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या ऐप यूज करते हैं तो अपने सिस्टम में पहले उसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमको उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लॉग इन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और हम वहां पर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 तरीके के होते हैं, आपको याद होना चाहिए, चारों ही अलाउड होते हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं, इसके प्रॉस होते हैं कुछ। पहली बात, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम, मतलब ये है कि आप अपने कोर टास्क पे ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोर टास्क है टीचिंग, तो मैं अपनी टीचिंग पे ध्यान दे सकता हूँ, मुझे ये ध्यान देने की जरूरत नहीं कि मेरे सिस्टम में कितनी स्टोरेज है, ठीक है, या मैं कौन सा विंडोज यूज कर रहा हूँ, या अगर कोई वायरस आ गया तो उसको कैसे मैं ठीक करूंगा, ये सारी चीजें मुझे जरूरत नहीं है जानने की, ठीक है। ये इकोनॉमिकल होता है, आपको पता होगा सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, कई सॉफ्टवेयर तो हमको मिल जाते हैं फ्री में, लेकिन कई सारे बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो जो अगर हम क्लाउड पे यूज करते हैं तो वो इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मतलब आप अगर आपको एक सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आया, आप अगले दिन उसको डिसमिस करके दूसरा सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खरीद लेंगे किसी को अपने सिस्टम के लिए तो फिर वापस आप उसको वापस नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जल्दी से आप ले सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और करंट टेक्नोलॉजी भी इसको फेवर करता है, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आपको क्लाउड यूज करना पड़ेगा। लोकेशन इंडिपेंडेंट, मतलब आप कहीं पर भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास आपका सिस्टम नहीं है, आप किसी और के सिस्टम पे बैठे हुए हैं, तो भी आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हैं अपनी सारी फाइल्स को। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इसमें, डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि क्लाउड पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी जा रही है तो ऑब्वियसली डेटा सिक्योर नहीं होगा, ठीक है, जो कंपनी जिस कंपनी का भी आप यूज कर रहे हैं क्लाउड, उस कंपनी के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी क्या चीज है इंपॉर्टेंट, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में हैं या हिली एरियाज में हैं तो आप ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है कि अलग अलग कंपनीज का अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इंटर ऑपरेबिलिटी में दिक्कत आती है। मान लीजिए अमेजोन है और गूगल है, इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए आपको इंटर ऑपरेबल करना है कोई चीज, तो वो दिक्कत आएगी क्योंकि दोनों के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। और छोटे छोटे एप्लीकेशंस के लिए भी आपको सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको थोड़ा सा कोई मॉडिफिकेशन करना है अपने सॉफ्टवेयर में या कस्टमाइजेशन करना है, तो उसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर जैसे अमेजोन है या कि कोई और है उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, साइक्लोन यास के बारे में। लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि साइक्लोन के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पिछले लेक्चर्स में मिल चुकी है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी क्या है। इंडिया में तो इसको साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से इसको बोलते हैं। तो क्या होता है देख लेते हैं। चाइना में इसको टाइफून बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स। टाइफून चाइना में बोलते हैं। हरिकेन्स जो होता है वेस्ट इंडियन आइलैंड में बोलते हैं, वेस्ट इंडीज के आइलैंड जो होते हैं हरिकेन्स वहां बोलते हैं। गिनिया आइलैंड मतलब पैसिफिक ओशन में, इसको टोर्नेडो बोलते हैं।
और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं, ठीक है, इसी सेम चीज को, साइक्लोन को ही। और इंडियन ओशन में तो आपको पता ही है, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है दोस्तों, ये मैप मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग नाम है इसमें। यहाँ पर आप देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही बोल रहे हैं इसको नीचे, और ये डेट्स भी लिखी हैं कि कब कब यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है रेयर है, काफी कम आता है। यहाँ अक्टूबर से मई के बीच में आते हैं, यहाँ पर भी अक्टूबर से मई के बीच में आते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ देखेंगे तो, ठीक है। और इंडियन ओशन में भी करीब करीब यही है, अक्टूबर टू मई आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इंडिया के पास, ये इंडिया है, इंडिया के पास अप्रैल टू दिसंबर के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये टाइफून है आपका, मैंने आपको बताया था चाइना में टाइफून इसको बोलते हैं, ठीक है। हरिकेन्स जो है आपका वेस्ट इंडियन आइलैंड के पास है, यहाँ वेस्ट इंडियन आइलैंड है, ये पूरा वेस्ट इंडियन आइलैंड है, तो हरिकेन्स यहाँ बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न रीजन में भी इसको हरिकेन्स बोलते हैं। और आप डेट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर हरिकेन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कब कब आते हैं। इस मैप से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन। मैंने आपको बताया भी था कि साइक्लोन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं साइक्लोन के प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के। तो दो तरीके के हैं, एक स्ट्रक्चरल एक नॉन स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप क्या करते हैं, साइक्लोन शेल्टर्स बनाते हैं। साइक्लोन शेल्टर क्या होता है, बेसिकली आप थोड़ी सी वहां पर साइक्लोन के लिए जगह छोड़ते हैं, ठीक है, कि वहां पर जहां एग्जैक्टली साइक्लोन का वो होता है, इफेक्ट होता है, वहां पर आप इनहैबिटेशन नहीं बसाना चाहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, रोड लिंक्स, ब्रिजेस, ये सारे जो हैं स्ट्रक्चरल हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो मैंग्रोव, यहाँ पर मिस कर गए हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होता है, मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, वो काफी अच्छे साइक्लोन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो हम वहां पर उनको उगाते हैं ताकि साइक्लोन्स का इफेक्ट कम हो सके, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या है, अर्ली वार्निंग डिसिमिनेशन सिस्टम, जैसे अभी आईएमडी ने पहले ही बता दिया था कि अरेबियन सी में आने वाला है, और टोके जो आपका साइक्लोन अभी अभी आया है वो आने वाला है, और फिशरमैन्स को बोला भी था कि आप वहां सी में ना जाएं, ठीक है। तो ये अर्ली वार्निंग डिसिमिनेशन सिस्टम हो गया। मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल जोन्स, अवेयरनेस जनरेशन, लोगों को बताना, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब प्रिपरेशन पहले से रखना, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब यहाँ क्या हुआ, अगर इन केस आ जाता है साइक्लोन और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किस तरीके से हैंडल करना है उस सिचुएशन, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। कि किस तरह से हमको खाने पीने का इंतजाम करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है, कितना टाइम पीरियड लगेगा, किस तरीके से हम वापस नॉर्मलसी में आएंगे, सारी चीज़ें कैपेसिटी बिल्डिंग में। उसके अलावा नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज रनिंग विद असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं वो देख लेते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो अभी मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आजकल यही काम कर रही है, जो कि लोगों को जो डेड बॉडीज हैं या प्रॉब्लम हो गई उनको उठा करके ले जाना या उनको रेस्क्यू करना, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व, ये फंड है, ये आपको याद होना चाहिए, नाम से लग रहा है जैसे फोर्स है लेकिन ये एक फंड है, ठीक है। और हमें पता ही है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 में बनाया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजें आपको रिमेंबर होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 30। आपको याद होना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, सिंदाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक ये काम करता है, ठीक है। इसमें सारी चीजें हैं इस फ्रेमवर्क में, कैसे रिस्क मिटिगेशन करना चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, किस तरीके से अगर साइक्लोन आ जाता है तो उसको हमें हैंडल करना चाहिए, किस तरह से पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए साइक्लोन के बाद, ठीक है, नॉर्मलसी कैसे हमको लानी, वो सारी चीजें इसमें डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, प्रॉब्लम्स इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट। कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हम कोशिश चाहे जितनी कर लें लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला क्या है कि ज्यादातर जो है हम लोग ना
काम पहले नहीं करते, हम पोस्ट डिजास्टर रिलीफ वर्क पे ध्यान देते हैं। मतलब एक बार डिजास्टर हो जाए उसके बाद हम उसका रिलीफ वर्क लाएंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, हम होने ही ना दें। ठीक है। दूसरा, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया लिव्स इन द कोस्टल एरिया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 1/3 पॉपुलेशन जो इंडिया की कोस्टल एरिया में रहती है, जहां सबसे ज्यादा साइक्लोन का इफेक्ट होता है। ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। आपको पता होगा कि देर आर मेनी मेनी एजेंसीज, देर आर मेनी एनजीओज वर्किंग ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। देन देर इज डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, देर इज स्टेट अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी। तो देर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पीपल। लोग भी ऐसा नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, उनको भी पता नहीं है, तो वो भी ऐसा क्या करते हैं कि इलीगल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं कोस्टल एरियाज पे। ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फिर क्या होता है, माइनिंग और अदर इंडस्ट्री इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। ये सारी चीजें जब होती हैं, उसकी वजह से वहां इनहैबिटेशन बढ़ता है और डेथ्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ सजेशंस हैं। पहला क्या है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन शुड बी अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव। मतलब सिर्फ डिजास्टर को हमको हैंडल नहीं करना, हमको उसके संग पॉवर्टी रिडक्शन को भी इंक्लूड करना है। क्योंकि क्या होता है, जब भी डिजास्टर आता है ना, तो अमीर से अमीर आदमी भी सारा लॉस झेल जाता है। ठीक है। एंड ही मूव्स टुवर्ड पॉवर्टी, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो सारी चीजें। ठीक है। डिजास्टर रिस्क ऑडिट होना चाहिए और फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जब भी हम वहाँ कोई कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में सोचें तो ऑडिट जरूर कर लें, डिजास्टर रिस्क ऑडिट। मतलब कि क्या डिजास्टर हो सकता है, कैसी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अगर आती है तो क्या करेंगे हम, वो सारी चीज़ें ऑडिट में आती हैं। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होती है, इनके पास पैसा होता है। ठीक है। और इसमें सिविल सोसाइटी, अकेडमिया और वुमेन, इन सब का इंक्लूजन होना ज़रूरी है। किसी को भी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है दोस्तों, आगे मूव ऑन करते हैं हम। जिस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, 12th के बोर्ड के एग्जाम के बारे में सेंटर ने डिसीजन ये लिया है कि हम एग्जाम कराएंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसी के थ्रू काफ़ी जगह सिलेक्शंस भी होते हैं, तो एग्जाम तो होना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स में कराएंगे। ठीक है। और जो है सब्जेक्ट्स का ड्यूरेशन कम होगा। ठीक है। तो 1.5 घंटे के करीब जैसे एग्जाम हम करा लेंगे, रादर देन 3 आवर्स एग्जाम। तो सब्जेक्ट्स कम कर देंगे और हम टाइमिंग्स भी कम कर देंगे, और साथ में हम सेंटर्स को बढ़ा देंगे। सेंटर्स भी बढ़ा देंगे और स्टैगर्ड, मतलब एग्जामिनेशन शेड्यूल कर देंगे। स्टैगर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 50% बच्चों का मंडे को हो गया, बाकी बच्चे 50% बच्चों का ट्यूसडे को हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से भीड़ नहीं बढ़ेगी। ये सारे डिसीजंस यहाँ पर लिए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, मैं यहाँ पर मेनली डिस्कस करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है। इसमें क्या है कि स्कूल से कॉलेज लेवल तक सारा दिया हुआ है। एक नई पॉलिसी आई है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, कि हमारा क्या विजन है और हम किस तरीके से एजुकेशन को प्रोसीड करेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पर स्कूल की बात करेंगे, कॉलेज की बात नहीं करेंगे। तो एनईपी 2020 का हम मिशन देख लेते हैं। इट एम्स एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है। ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसको अपने एसए के पेपर में, एथिक्स के पेपर में कोट कर सकते हैं। ठीक है। फिर रीनेम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी अभी बोलते हैं हम इसको, हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रीनेम करेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 2 एजुकेशन पॉलिसी पहले भी आ चुकी है इंडिया के पास, 1968 में और 1986 में। तो ये चीजें आपको रिमेंबर होनी चाहिए, 1968 और 86। याद करने का तरीका ये है कि ये 68 है और इसका उल्टा कर दो तो 86 हो जाता है। अब की पॉइंट्स क्या है इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% डोल करा लेंगे बच्चों को। तब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम से बाहर होगा, सेकेंडरी लेवल तक। ठीक है दोस्तों, 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, मतलब स्कूल में एडमिशन ले चुके थे, कुछ पढ़ाई भी की, फिर छोड़ दिया था, उनको वापस लाना। 10+2 सिस्टम अभी हम बोलते हैं, इसको हम रिप्लेस करेंगे 5+3+3+4 से। ठीक है। और ये 3 to 8, मतलब जो 5 ईयर्स वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 to 8 ईयर्स को केटर करेगा, 8 to 11, फिर 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से चलेगा। हमने डिवाइड कर दिया 10+2 को
5 + 3 + 3 + 4। आगे चलते हैं। ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मेंस में इसको डायग्राम को बना सकते हैं, प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर फिगर बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ 10 ईयर्स और ये 2 ईयर्स है, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, यहाँ देखिए 4 बॉक्सेस बना दिए, 3 + 2 + 3 + 3 + 4, ठीक है। तो जो हम 5 बोल रहे थे, आप देखिए पीछे, इसको हम 5 जो बोल रहे थे ना, 5, इस 5 को भी इन्होंने डिवीजन कर दिया है इसका 3 + 2 में, ठीक है। तो ये जो ये अभी क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ब्लॉक, 3 इयर्स वाला। इसको क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि ये जो साल होते हैं 3 साल, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि यहाँ पर मिसिंग है पहले के एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। तो ये एक नोटेबल डिफरेंस है जो आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या होगा कि मल्टी लेवल और प्ले बेस्ड एक्टिविटी लर्निंग होगी। मतलब जैसे कोई बुक्स दिखा दी, उसमें बोल दिया कि भाई ये कौन सा सेब है, केला है, क्या चीज़ है, या पजल्स दे दिए बच्चों को खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एज सच फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो रही, लेकिन उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। फिर प्रिपरेटरी स्टेज जो है आपका, ये हो गया। उसके बाद इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास भी आ जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। फिर प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। मतलब इसमें टीचर्स जो है आपका इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग के बारे में करेंगे, प्ले और डिस्कवरी के थ्रू सिखाया जाएगा। तो ये क्लासेस 3 से 5 होगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं डिफरेंस है, पहले हम लोग जब छोटे थे तो 3 से 5 ईयर्स में काफ़ी कुछ चीज़ें रटाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेवल में क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। मतलब क्या है, अब ये जो हम थर्ड या फोर्थ में पढ़ते थे, अब ये बेसिकली 6 से शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी स्टेज, ये वाला। इसमें 9 से 12th है। तो 9 से 12th में क्या हो रहा था कि 9th और 10th में तो रोट लर्निंग हो रही थी, 11th और 12th में जाकर के थोड़ा बहुत हमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, 4 साल हम क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करेंगे। रोट लर्निंग को हम रिमूव करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग से। तो आप इसमें देखिए कि चारों अगर स्टेज को देखेंगे तो रोट लर्निंग कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ जो है या तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग लर्निंग बेस्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या बात कर रहे हैं कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम को भी हम इजी बनाएंगे, ठीक है, ताकि रोट लर्निंग की ज़रूरत ना पड़े। स्कूल गवर्नेंस के लिए न्यू एक्रेडिटेशन बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी जो, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे काफ़ी हम इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। मतलब मैथमेटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अब हम देंगे। उसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, जो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड एजुकेशन होती है उसको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसको सिखाया जाएगा क्लास 6 में, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और क्लास 5 तक आप मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है ना, बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत होती है, इसलिए लोकल लैंग्वेज करने की बात हो रही है। आगे तो बढ़ते हैं दोस्तों। एम्स टू कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल बोर्ड टू लुक इनटू प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। तो हमारे यहाँ जो एक्ट है वो है MTP एक्ट, ठीक है। ये बोलता है कि 20 वीक्स तक तो आप अपना प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हो विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन। लेकिन अगर 20 वीक्स के बाद हो जाता है तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 बच्चे जो हैं, जिनका जो अभी जिनका बर्थ नहीं हुआ, उनका जब टेस्ट हुआ तो पाया गया कि नैंडी वॉकर सिंड्रोम है, ठीक है। तो 22 वीक हो गए थे, इसलिए हाई कोर्ट में ये लेडी और इसके हस्बैंड गए। अब ये सिंड्रोम क्या होता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इट्स अ कोजेनिटल ब्रेन मैलफॉर्मेशन, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। कॉन्जेनिटल ब्रेन मैल इन्फॉर्मेशन, मतलब एक तो दिमाग की बीमारी है और कॉन्जेनिटल है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। आपका जो एनलार्जमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल होता है, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। फिर सिस्ट फॉर्मेशन होता है नियर द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्कल। इसकी वजह से क्या होता है कि स्लो मोटर डेवलपमेंट होता है। स्लो मोटर डेवलपमेंट मतलब जैसे मूव करने में, हाथ पैर हिलाने में, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं। और प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट होता है, मतलब धीरे 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 क्या होता है, ये बढ़ती जाती बीमारी और स्कल का शेप जो है बड़ा होता जाता है, ठीक है? तो ये बीमारी क्योंकि बच्चों को है, इसलिए चाहती है इनकी मदर कि इसको अबॉर्ट कर दिया जाए। उसकी वजह से इनको हाई कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये 22 वीक्स के हो गए फीटस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
मेनी बेनिफिट्स ऑफ इको टैक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो मैं आपको बता देता हूँ हिंदू में ये क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी फैक्ट्स देख लेते हैं कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 2019 से 20 में 9.5% है जीडीपी, जो काफी ज्यादा है। आपको पता होगा 3 या 4 के आसपास रहता है नॉर्मली, 9.5 है। और ये 2021 से 22 के फिजिकल ईयर में 6.8 रहने की संभावना है, जो कि अगेन ज्यादा है, 4 से ज्यादा है। हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 3 to 4 होता है, उससे ज्यादा है। फिर ये बोल रहा है कि जो 17% है पॉपुलेशन इंडिया की, 17% पॉपुलेशन 10% से भी ज्यादा अपनी इनकम हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है, ठीक है। जबकि 3.9% जो पॉपुलेशन है वो 25 से भी ज्यादा परसेंट अपनी इनकम का हेल्थ पे खर्च करती है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि इस आर्टिकल का इनसे क्या रिलेशन है, पहले फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। फिर 2017 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, ठीक है। इसने बोला था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है 1% है, नॉर्मली 1% ऑफ जीडीपी है, इसको हमको इंक्रीज करना चाहिए 2.5 से 3 तक। ये हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों पर से लोड कम हो जाएगा। जो अभी 17% आ रहे हैं ना, जो 10% अपनी इनकम खर्च कर रहे हैं हेल्थ पे, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह से जो 4% लोग 25% से भी ज्यादा अपनी इनकम खर्च कर रहे हैं, उनका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब ये क्या बोल रहा है कि जो इको टैक्स है, इको टैक्स ये क्या है, क्या होना चाहिए इको टैक्स? ये इन्वायरमेंटल टैक्स है, जो हमको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाली जो एक्टिविटीज हैं उस पर लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स दे रहा है, 3 स्टेप्स दे रहा है कि हमको इको टैक्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। पहला क्या कह रहा है कि जो हम सब्सिडीज देते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे पावर सेक्टर को काफी सब्सिडीज देती है, उसको आप रिमूव करिए, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाले एक्टिविटीज हैं। दूसरा क्या है, आप इंसेंटिवाइज करिए ग्रीन टेक्नोलॉजी को, ग्रीन टेक्नोलॉजी, और इसमें आप टैक्स बेनिफिट भी दीजिए ग्रीन टेक्नोलॉजी है। तीसरा आप क्या कह रहे हैं कि जो जैसे कोई एक्टिविटी है, अगर वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडिंग एक्टिविटी है तो उस पर आप इन्वायरमेंटल टैक्स लगाएं। ये 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करें, ठीक है। एप्लीकेशन एरिया भी बता रहा है ये, इस आर्टिकल में एप्लीकेशन एरिया भी बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आप जो है टारगेट करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ से होता है। एनर्जी सेक्टर को आप टारगेट करिए, और वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, इनको आप टारगेट करिए सारी चीजों पहले। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं? 3 बेनिफिट्स हैं इसके। फिस्कल बेनिफिट, फिस्कल बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट इससे टैक्स अर्न करेगी तो उसका फिस्कल डेफिसिट कम होगा, जो कि अभी यहाँ 9.5 और 6.8 था, ठीक है। इन्वायरमेंटल तो है ही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। नॉन ग्रीन टेक्नोलॉजी को आप जो है उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं इसके। और पॉवर्टी रिडक्शन भी होगा इससे। पॉवर्टी रिडक्शन कैसे होगा, जब फिजिकल डेफिसिट अगर कम होगा गवर्नमेंट का, तो उसके पास पैसा ज्यादा होगा, वो पॉवर्टी रिडक्शन टेक्निक्स में लगा सकती है, पॉलिसीज में, ठीक है, ऐसा। अब ये साथ में ये भी बोल रहा है कि ये इतना आसान नहीं करना। यूरोप में इसकी वजह से जीडीपी पे फर्क भी पड़ा था, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फर्क भी पड़ा था, कम हो गई थी, लेकिन फाइनली कई सालों के बाद ये चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये एक थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन बाद में आपको चीजें अच्छी होती दिखाई देंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान 2.0 आज का लास्ट टॉपिक है ये। इस आर्टिकल में क्या बताया है कि 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, 2003 में इराक पर अटैक किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स पाए जाते थे। जैसे यहाँ पर क्या था अफगानिस्तान में, तालिबान, ठीक है, तालिबान, और यहाँ पर भी एक्सट्रीमिटी थी। तो अब क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 2014 में क्या हुआ कि अफगानिस्तान फोर्सेस को इन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया, उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी सिक्योरिटी की। मतलब यूएस का सिक्योरिटी का जो है वो काम कम हो गया, उन्होंने अपने ट्रूप्स को काफी कुछ विड्रॉ भी कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से इराक में भी इन्होंने किया, इन्होंने अपने ट्रूप्स को काफी विड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक तरफ तो अटैक किया था, उसके बाद विड्रॉ करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे इराक में क्या हुआ कि आईएसआईएस डेवलप हो गया,
ठीक है, इस्लामिक स्टेट बहुत खतरनाक ग्रुप है, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। इसके आने की वजह से इराक गवर्नमेंट ने खुद ये कहा कि भाई यूएस से हमको सपोर्ट चाहिए और आप यहाँ पर अपने ट्रूप्स को कुछ रखिए, लेकिन गाइडेंस हमारा होगा, डिसीजन हमारा होगा, इम्प्लीमेंटेशन आपका होगा। तो यूएस यहाँ पर इसको बोलते हैं री एंगेजमेंट, मतलब यूएस निकल गया था वहां से, लेकिन अब वो वापस री एंगेज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अभी क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, यूएस ने ये बात तो कही कि हम एक तो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे और दूसरा दोहा अग्रीमेंट पे काम करेंगे। अब ये दोहा अग्रीमेंट क्या है? दोहा अग्रीमेंट तालिबान के संग जो है अग्रीमेंट है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि तालिबान को गवर्नमेंट में हम रखते हुए, मतलब उनको भी हम स्टेक होल्डर बनाएंगे, उसमें भी उनको भी मिनिस्टीरियल पोस्ट देंगे और इस तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर चलेगी। मतलब कुछ तालिबानी मेंबर्स होंगे, कुछ नॉन तालिबानी मेंबर्स जो गवर्नमेंट में होंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो तालिबान मेंबर्स हैं, एक तरफ तो ये पीस की बात कर रहे हैं, पीस टॉक्स, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान बैक्ड आईएसकेपी, ठीक है, आईएसकेपी वहां ग्रुप है, उसकी हेल्प ले रहे हैं वहां टेरर फैलाने में। ठीक है, आईएसकेपी मजे की बात क्या है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आईएसकेपी क्या अटैक करती है और तालिबान बोलती है कि देखिए हमको गवर्नमेंट में लाइए, तब हम आईएसकेपी को पूरी कंट्रोल कर लेंगे। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो वो डबल गेम खेल रही है, एक तरफ आईएसकेपी से मिल करके अटैक करवा रही है और दूसरी तरफ अपने आप को भी अच्छा दिखा रही है। ठीक है, तो इस वजह से अब यूएस जो है, अब ये बात हो रही है कि यूएस इराक वाला ही मॉडल यहाँ यूज करे और री एंगेज करे। ठीक है, अपने ट्रूप्स को बाहर ले जाए वो, लेकिन इराक जैसा ही रिलेशनशिप रखे वो, कि अपने कुछ ट्रूप्स को वहां छोड़ दे और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए उनको बोले। ठीक है, तो ये बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंडिया पे भी इम्प्लीकेशन है। अब इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन है, अब री एंगेजमेंट की अगर यूएस की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन ठीक नहीं है इस कंट्री में, और अगर इस कंडीशन में इस कंट्री में कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा सेंट्रल एशिया का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, हम सेंट्रल एशिया से ट्रेड करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, तालिबान जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज है, तो क्या होगा कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आते हैं लास्ट चीज़ों पे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कौन सी चीज़ सही। तो पहला वाला सही है, मैंने आपको बता दिया अभी आर्टिकल में इससे पहले। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज डज नॉट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म एज सर्विस, नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज ए। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।